गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे B.Ed फोर्थ सेम जेंडर स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत यूनिट 4, जिसका आज का हमारा टॉपिक है उग्र नारीवाद। उग्र नारीवाद जो है, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी सोशलिस्टिक फेमिनिज्म देख चुके हैं, समाजवादी नारीवाद, और देखते हैं उग्र नारीवाद में क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल फेमिनिज्म, उग्र नारीवाद। ठीक है। समाजवादी नारीवाद में हम लोग देखें कि वहाँ पे महिलाएं जो है अपने अधिकारों के लिए, या जो पुरुष फेमिनिस्ट हैं वो इनके अधिकारों के लिए हमको संघर्ष करते हुए नजर आए। लेकिन जब समाजवादी नारीवाद जो है अपनी मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो गए, और साथ ही साथ फिर एक और उदारवादी नारीवाद के अंतर्गत विचारधारा आई, जिसके अंतर्गत वो भी स्वाधीनता से सीधे सीधे तरीके से अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु वो भी विफल रहे। किंतु ये जो है 1960-70 में हाइपर हो गया और काफ़ी आक्रामक रूप इन्होंने अपना प्रदर्शित किया। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष या कोई जीव विशेष पर कोई अत्याचार करते हैं, या उसको हम दबाने की कोशिश करते हैं, कुचलने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है कि वह जीव विशेष, व्यक्ति विशेष या जाति विशेष जो व्यक्ति है या कोई जीव है, वो कहीं ना कहीं अपने अधिकार को पाने का कोई भी प्रयास जो है कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक भूखा व्यक्ति, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं और उसको भूख सता रही है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ न कुछ ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ भी कर देता है, जिस कारण से उसका जो है भूख भी मिट जाए और क्या बोलते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे मेन चीज़ है उसका जो समझ आता है, उसके अंदर बहुत सारे नैतिकता का गुण जरूर रहता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे उसका मुख्य उद्देश्य होता है भूख को शांत करना। तो वो भूख को शांत करने के लिए वो जो भी इंस्टेंट कदम उठाना उचित समझता है वो करता है, और इस तरीके से उसका जो भूख है मिट जाता है। लेकिन तत्पश्चात वो, क्योंकि इलीगल एक्टिविटी से पकड़ा जाता है और उसको सजा हो जाती है। तो इसी तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे भी लागू होता है कि इन्होंने शुरू में समाजवादी नारीवाद के अंतर्गत सामाजिक तरीके से अपनी प्रतिष्ठा कायम करने का प्रयास किया, उदार तरीके से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन जब वो उसमें विफल हुए, तो कहीं ना कहीं वो भयंकर रूप, एक क्रांतिकारी रूप लेकर हमारे सामने आया, जिसको हम लोग उग्र नारीवाद या फिर रेडिकल फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट कहते हैं। ठीक है। इसमें जो शब्द है रेडिकल, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये जो रेडिकल शब्द है, ये क्या है, ओल्ड फ्रेंच वर्ड से, ओल्ड लैटिन वर्ड से, है ना, ओल्ड लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है रेडिकैलिस, और इसी से ही रेडिकल बना है। इसका मतलब होता है रूट। ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा लैटिन का ही और वर्ड है जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं रेडिक्स, एक टर्म है, और एक टर्म और है रेडिक। ये दोनों शब्द का अर्थ भी रूट ही होता है। यहाँ पर रूट का अर्थ यहाँ पे मूल या जड़ से हम लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो उग्रता है या नारीवाद का जो यह प्रकार है, वो उग्र नारीवाद कहलाता है ना। इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं कि सीमा दास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। ये एक रेडिकल फेमिनिस्ट हैं। इन्होंने कहा था कि जो उग्र नारीवाद का उदय है वो 3 पुस्तकों के कारण हुआ है, जिसमें से एक बुक का नाम है दी सेकंड सेक्स अर्थात फीमेल, है ना, सेकंड जेंडर की बात कर रहे हैं। इसको किसने लिखा था? सिमोन द बोआर ने लिखा था। ठीक है। 1949 में इनको लिखा गया था। उसके बाद फिर दूसरा बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। ठीक है। इसको कार्ल मैरिट ने लिखा था। ठीक है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। और एक पुस्तक है हमारे पास यहाँ पे जिसको लिखा गया था द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। ठीक है। इसको लिखा था किसने? फायरस्टोन ने। तो ये कहीं ना कहीं तीनों बुक में जो बातें लिखी गई थी
उससे ही उग्र नारीवाद का जो है उदय हुआ। क्रांतिकारी रूप में उन्होंने अपना उग्र प्रदर्शन किया, अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास किया। 1960-70 के दशक में ये काफ़ी ज़्यादा चरम पर पहुंच चुका था। ठीक है, हम लोग यहाँ बात सेकंड सेक्स बुक के अंतर्गत जो 1949 में सिमोन द बोर ने इसको लिखा था, उन्होंने क्या कहा था कि स्त्रियां, जो स्त्री है वो पैदा नहीं होती, पैदा नहीं होती, अपितु बना दी जाती है, बना दी जाती है। अब स्त्री का मतलब यहाँ पे महिला से लगा रहे हैं, या फिर हम उस दिन जब बात किए थे कि स्त्री जो है क्या है, अपने आप को जो अपनी कामुकता है उसको सिकुड़ाती हुई जो पुरुष को समर्पित होती है वो वाला स्त्री समझे या मामिनी समझे, कोई भी एक प्रकार समझ ले। तो कहाँ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सिमोन द बोर के द्वारा कि ये स्त्रियां जो है पैदा नहीं होती हैं बल्कि बना दी जाती हैं। वास्तव में उनमें इस तरीके से जो सांस्कृतिक रूप से थोपा जाता है ना, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिकरण किया जाता है उसका, ये कहीं ना कहीं गलत है। और ये वो शुरू से नहीं रहती बल्कि उसको वैसे बना दिया जाता है, उस गड्ढे में उसको धकेल दिया जाता है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओवरऑल बात करते हैं तो यहाँ पे उग्र नारीवाद जो है पूरी तरीके से पुरुष के अगेंस्ट में बात करते हैं। समाजवादी नारीवाद या उदारवादी नारीवाद इस तरीके से बात नहीं करते हैं, उन लोग दोनों को साथ में लेके चलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार या जितने भी प्रकार के शोषण हो रहे हैं उसका मुख्य कारण कौन माना जा रहा है, पुरुष माना जा रहा है। पुरुष ही जो है यहाँ पे शोषण कर रहा है, किसका, महिलाओं का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो सत्ता स्थापित हुई है पुरुषों की उसको खत्म करके अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो पुरुषों में जो अहम भाव है वो उसका मुख्य कारण बताया जा रहा है ना भैया, अकॉर्डिंग टू उग्र नारीवाद या रेडिकल फेमिनिज्म के अंतर्गत हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैटर है और एक बड़ा विकराल रूप जो इन्होंने धारण किया है अपने अधिकारों को प्राप्त करने का, जो कि कुछ लोगों के लिए सही भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गलत भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो कहीं ना कहीं इस नारीवाद का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उनको उसके अधिकारों से वंचित किया गया है और सीधे रास्ते से उसको प्राप्त नहीं किया जा सका, जिस कारण से ये इस प्रकार से उग्र या आंदोलनकारी विचारधारा अपने आप में अपनाए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर आधारभूत अवधारणा के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हमको और क्लियर हो जाएगा कि उग्रवाद से मतलब रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि कहीं ना कहीं उग्रवाद नारीवाद जो है एक बहुत ही क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में उभर गया है और जिसका परिणाम जो है कहीं ना कहीं हमको आज भी देखने को मिलता है। चलिए इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि उग्रवाद नारीवाद को मानने वाले या जो इसके समर्थक हैं उन महिलाओं को ना ही नाखून बड़े रखने का उसको अधिकार है, मतलब जो उसके उग्र नारीवाद के अंतर्गत बात कर रहे हैं हम लोग, तो उन लोग ना तो बड़े नाखून रखते हैं, ना उसमें नेल पॉलिश लगाते हैं, ना ही बालों को संवारने का काम करते हैं, ना ही किसी प्रकार के जो नेकलेस है या फिर कोई भी ऐसे आभूषण का परित्याग करना पसंद करते हैं जो भी इसके समर्थक हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि ये जितने भी आभूषण उनके द्वारा पहने जाते हैं कहीं ना कहीं पुरुषों को उत्तेजित करने वाला है और एक जंजीर की भांति जो है होता है जिसमें जो महिला जकड़ी होती है और जब तक वो उसमें जकड़ी रहेगी तब तक वो आज़ाद नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार के जो श्रृंगारिक प्रदर्शन है उसको रोग समझा गया है या फिर उसको हटाना है, समाप्त करना है, ऐसी इनकी धारणा है। चलिए हम लोग इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, जिसके अंतर्गत समय को ध्यान में रखते हुए मैंने उस पार्ट को काट दिया जिसमें मैंने इसको लिखा था। तो इसके अंतर्गत पहला चीज हम लोग बात करते हैं शरीर विज्ञान जो है मुख्य समस्या की जड़ है। तो उग्र नारीवादियों का मानना है कि महिला और पुरुष दोनों के शारीरिक बनावट में कुछ अंतर है और यही अंतर कहीं ना कहीं उस पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार को बल दे रही है और जेंडर जो विभेदीकरण यहाँ पे हो रहा है, भेदभाव, उसको पनपा रही है ना भाई। तो इस तरीके से उनका मानना है उग्र नारीवाद का कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आप जो है मातृत्व संबंधी, बच्चे को जन्म देने संबंधी, घर के कामकाज करने संबंधी इत्यादि कोई भी क्रियाकलाप है वो केवल इस कारण से हो रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं सेक्सुअली अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं। तो वो उन चीज़ों का खंडन करने का प्रयास किया गया यहाँ पे उग्र नारीवाद के द्वारा। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रजनन में स्त्री की भूमिका समाप्त। जाहिर सी बात है प्रजनन में मुख्य भूमिका स्त्री की होती है ना,
क्योंकि इसके अंतर्गत ही हम एक नए वंश या एक आगे आने वाली पीढ़ी को जन्म दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उग्र नारीवाद इसका खंडन करती है और यह कहती है, पहली बात तो विवाह के ही खिलाफ है पुरुषों से, क्योंकि पुरुष ही इसका मुख्य जड़ है, इसलिए पुरुष का किसी भी कार्य में साथ नहीं देना है। तो प्रजनन से संबंधित चीज़ों के लिए भी बोला गया है कि अगर मान लीजिए आप विवाहित हैं और साथ में आपको प्रजनन के लिए या फिर बच्चे पैदा करने के लिए विवश किया जा रहा है, तो उसमें आप स्वतंत्र हो, आपको बच्चे पैदा करना है या नहीं करना है। अगर करना भी है तो आप उसके लिए बाध्य नहीं हो कि वो आपके गर्भ से ही पैदा होगा। हो सकता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी से भी हो सकता है या अन्य कोई जो टेक्निक है उसके थ्रू हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। उग्र नारीवाद का ये कहना है। ठीक है। तीसरा चीज यहाँ पे बात करते हैं संतानों की देखभाल सभी के द्वारा, अर्थात यहाँ पे संतानों का देखभाल जो है या फिर उनके खान पान से संबंधित, उसको स्कूल ले जाने से संबंधित, स्कूल छोड़ने से संबंधित, ये सारी गतिविधियाँ किस पर आधारित है? माता पर आधारित है। और क्योंकि अब माता बन गया है तो माता की जिम्मेदारी है कि वो पुत्र की रक्षा या पुत्री की रक्षा जो है कर सके। लेकिन उग्र नारीवाद का कहना यह है कि अगर मान लीजिए बेबी होता है, चाहे वो टेस्ट ट्यूब से हो या फिर प्रजनन के माध्यम से हो, तो इसके अंतर्गत दोनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, माता पिता का और घर में रहने वाले अन्य व्यक्तियों का, कि वो बराबर मात्रा में उसकी देख रेख करें। कोई एक व्यक्ति विशेष इसको नहीं करेगा, महिला जो है नहीं करेगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि पितृसत्ता का अंत। तो पितृसत्ता के अंत के अंतर्गत जाहिर सी बात है पुरुष प्रधान समाज हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, और जिसमें पिता के बाद पुत्र वहाँ का उत्तराधिकारी होता है। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है उग्र नारीवाद के समर्थक ने कि पितृसत्ता का अंत कर देना चाहिए, क्योंकि यहीं से ही पुरुष जो है अपने स्वार्थ रूपी अहम में डूब जाता है और महिलाओं पर अत्याचार करता है ना भाई। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पितृसत्ता का अंत कर दिया जाना ही उग्र नारीवाद का उद्देश्य के अंतर्गत यहाँ पे उभर कर सामने आता है। और ये चाहते हैं कि मातृसत्ता की स्थापना हो जाए, सभी कार्यों के लिए, सभी जिम्मेदारियों के लिए मातृसत्ता स्थापित अगर हो जाएगी तो उससे उग्र नारीवादियों का यह मानना है कि हमारी स्थिति में सुधार आ सकती है। अगला चीज यहाँ पे बात करें यौन गुलामी का शिकार। यदि आप जो है महिला है तो महिला आपको विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा, चाहे सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, आपको कहीं ना कहीं यौनिक रूप से गुलाम बनाकर रखा जाएगा पुरुषों के द्वारा। तो इनका यही कहना है उग्र नारीवाद का कि तुम एक्चुअल में अगर इस तरीके का कृत्य करोगे तो तुम यौन गुलामी के शिकार हो जाओगे। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना है। मातृत्व को प्रतिष्ठा सूचक मानना, तो इसको जो है ये पुरुषों के द्वारा एक षड्यंत्र माना जा रहा है। उग्र नारीवाद का कहना यह है कि यह पुरुषों के द्वारा या पितृसत्ता स्थापित करने के आशय से इसको जो है षड्यंत्रकारी एक्टिविटी के रूप में सामने रखा गया है कि यदि आप माता के रूप में हैं, ममतामयी हैं, आप जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं, पूजा पाठ इत्यादि में आप निपुण हैं, तो निश्चित ही आप जो है प्रतिष्ठा के पात्र हैं, मान सम्मान के पात्र हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ सच बात है कि अगर मान लीजिए कोई बिन ब्याही माँ बन गई तो उस कंडीशन में मातृत्व संबंधी प्रतिष्ठा कहाँ चली जाती है। तो उग्र नारीवाद की ये जो चीज़ें हैं कुछ न कुछ बेसिक भी हैं और जरूरी भी हैं कि ये चीज़ें जो है खत्म होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो मातृत्व को प्रतिष्ठा सूचक मानना अच्छी बात है माने, लेकिन इसको कहीं न कहीं पीछे जो उग्र नारीवादियों को कहना है कि ये षड्यंत्र मात्र है करना। अगला चीज है वासना पूर्ति का माध्यम। वासना पूर्ति के माध्यम के अंतर्गत बात करें तो शुरू से ही हम इस चीज़ों के, जब से नारीवाद पढ़ रहे हैं तब से हमको ये चीज़ सामने पक्का आता है कि पुरुष जो है महिला से विवाह करने का उसका मुख्य लक्ष्य होता है कि वो जो है क्या बोलते हैं, केवल वासना पूर्ति का एक जरिया है, माध्यम है और अपने वंश को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। वास्तव में इसमें क्या है, महिलाएं जो है शुरू से ही इस चीज़ में जुड़ जाती हैं और पुरुष के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार या अन्य चीज़ों से उनके साथ जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद जो है वो पुरुष के द्वारा वहाँ पे शोषित होती हैं। यहाँ पे महिला की गलती नहीं है, पुरुष की गलती है, क्योंकि पुरुष ने उसको पिता के रूप में हमेशा घर का चूल्हा चौका करना, श्रृंगार करना इत्यादि की ही शिक्षा दी है ना कोई स्वतंत्रता प्रदान किया है। ठीक उसी प्रकार से जब वो पति बनता है तो पति बनने के स्वरूप वो पति की भूमिका में क्या चाहता है अपनी पत्नी से कि वो घर के चार दीवारी के भीतर ही कैद रहे, जो कि गलत बात है। ठीक है। उसके बाद फिर समलैंगिकता का प्रोत्साहन। तो यहाँ पे उग्र नारीवाद का यह मानना है कि आप पुरुषों से विवाह मत करो, अगर करना है तो आपस में करो, क्योंकि तुम भी फीमेल हो वो भी फीमेल है और आपस में तुम विवाह करोगे तो इससे पुरुषों के प्रति जो तुम्हारा आश्रित भाव है वो समाप्त हो जाएगा और तुम पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाओगे। ठीक है। अगला है प्रेम एवं रोमांस। महिला जो है केवल प्रेम और रोमांस को जो है टूल किट माना जाता है। उग्र नारीवाद का यह कहना है और कहीं ना कहीं इसको भी हमको खत्म करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने देखा रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में।
जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं इसके अलावा भी जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो है प्रत्येक स्तर पे प्रत्येक समय में नारी जो है शोषित होते आई है, आज भी हो रही है। हालांकि आज के मात्रा में उसकी थोड़ी कमी भी हमको देखने को मिलती है, कहीं पे उनको काफ़ी सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलता है, लेकिन और एवरेज रूप में कहें तो आज भी कहीं ना कहीं वो शोषित है। तो उग्र नारीवाद भी अपनी जगह सही होगा, लेकिन हमको यह सोचना है नागरिक के तौर पे कि उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, क्या उनको पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे बात करनी है। तो चलिए ऐसी कक्षाओं पे मेरे साथ आगे बने रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।